फर्स्ट ऑफ ऑल तो किया क्या हमने कि क्यूरी ली, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP और कंप्लीट एक विजिट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट हो गई। पैरामीटर के नोट पर आए और यहाँ पे आने के बाद हमने यूज़र डिफाइन 2 पैरामीटर क्रिएट कर लिए। फर्स्ट की प्रॉपर्टी पे गए, इसे हमने कहा कि ये हमारे पास पैरामीटर जो है ये होगा EMP_ID का। हम यूज़र से ID गेट करेंगे। और एक पैरामीटर हमने और लिया था job_ID के लिए, डेटा टाइप इसकी करेक्टर। ठीक है जी। EMP पे जाने से पहले प्रेस किया F10 और जॉब ID को डिसेबल कर दिया कि ये पैरामीटर क्रिएट तो हो गया लेकिन ये व्यू शो नहीं करेगा। ये हमारी व्यू से ख़त्म हो चुका। EMP के ID पे गए और ID पे जाने के बाद हमने क्या कहा कि आप PL के थ्रू सेलेक्ट कर लो जॉब, किसके अंदर, हमारे पैरामीटर job_ID के अंदर मूव कर दो फ्रॉम scott.emp where EMP_NO is equal to EMP_ID। अगर जॉब मिल जाती है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, और एक्सेप्शन अगर नहीं मिलती तो when no_data_found देन रिटर्न कर दो आप फॉल्स। ये क्या करेगा कि जो आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आईडी की, उस आईडी को लेकर उसकी जॉब मूव कर देगा जॉब आईडी के अंदर। ये हमने सिंपल स्टेप किया था। इसके बाद आ गए हम अपनी रिपोर्ट पर और रिपोर्ट के रन टाइम पर। ये हमारे पास रिपोर्ट थी। सैलरी को सिलेक्ट किया और सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद इसके चले गए PL पर। हमने कहा कि इफ़ कॉलन job_ID इन, अगर ये प्रेसिडेंट है या फिर मैनेजर है, अगर इनमें से कोई है तो फिर सैलरी का कॉलम शो कर दो। एल्स क्या हो, रिटर्न क्या करो आप, फॉल्स और एंडिंग। रन रिपोर्ट 7839। किंग की आईडी है, ठीक है। अगेन रन किया 7788 स्कॉट एनालिस्ट है, सैलरी का कॉलम हाइड। अच्छा, कॉलम तो हाइड और शो हो रहा है लेकिन ये जो बीच का स्पेस है ना, हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपने शायद लास्ट टाइम देखा हो कि हमने लेबल भी हटा दिया था, सैलरी का सम को भी रिमूव कर दिया था, यकीनन यही कोड उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इस स्पेस को कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहें ना कि स्पेस रिड्यूस होकर ये कॉलम यहाँ पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बैकहैंड पे हो रही है। इसके लिए फिर एक काम आपको, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो एक स्टेप और लेना पड़ेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में तो ये नहीं होगा, लेकिन आपको लॉजिकली वर्किंग करनी पड़ेगी कि आप ये कोड पहले तो गेट कर लें और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब कोई भी हो अब तो रन करेगा ही करेगा हर हालत में। कोड ही हट गया उसके ऊपर से। वापस आए हम और आने के बाद एक और क्यूरी ली। क्यूरी में हमने कहा कि क्या करो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। एक और क्यूरी क्रिएट कर ली सेम इसी के लिए। पेपर लेआउट पर आए
आने के बाद हमने एक लिया रिपोर्ट ब्लॉक, टेबुलर, सेकंड ग्रुप शो करना है हमको। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड ग्रुप के अंदर ये फील्ड्स हैं, EMPNO चाहिए, इनेम, जॉब, MGR, हायर डेट, हमें सेल नहीं चाहिए। एक और रिपोर्ट क्रिएट हो गई विदाउट सैलरी कॉलम, ये सिनेरियो आ गया। एक कॉलम, एक जो शीट है वो सैलरी के कॉलम के साथ है और एक विदाउट सैलरी कॉलम के साथ है। यहाँ स्पेस कवर हो गया। अब वो जो कोड हमने सैलरी के कॉलम पे लिखा था ना, वो कोड अब यहाँ राइट करेंगे। अगर प्रेसिडेंट या मैनेजर होगा तो ये पहली रिपोर्ट शो करेंगे, और अगर इनके अलावा हैं तो ये दूसरी रिपोर्ट शो करेंगे जिसमें सैलरी का कॉलम भी नहीं है। और प्लस दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो स्पेस का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। यहाँ आ गए, पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, रिपीटिंग फ्रेम और इसके पेरेंट फ्रेम को, और पेरेंट फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद चलेगा इसकी प्रॉपर्टी पर। PL/SQL कोड के ऊपर, और यहाँ आने के बाद हमने कहा कि ये वैल्यू कब दिखाओ आप, जब ये वाला कोड हो, यानी अगर प्रेसिडेंट या मैनेजर है तो फिर आपको फर्स्ट शीट दिखानी है। फर्स्ट शीट का मतलब इसके अंदर सैलरी का कॉलम इंक्लूड है। कंपाइल, सेकंड के ऊपर है, रिपीटिंग फ्रेम और देन इसका पेरेंट फ्रेम, और सिलेक्ट करने के बाद इसके PL/SQL कोड पर। सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये हमारे पास है ग्रुप, अभी ये डिसेबल हो रहा है बार बार। वैसे इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो एक ग्रुप क्रिएट हुए हुए हैं वो ग्रुप्स हमारे पास ही 2 हैं। सही, तो हमने कहा इसके कोड पर आ जाए। अब अगर यही कोड हम वापस लिखते हैं तो वही सिनेरियो होगा पहले वाला। हमने कहा था फर्स्ट शीट कब दिखानी है, जब प्रेसिडेंट और मैनेजर हो। अब हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों नहीं हो तो सेकंड शीट दिखाओ। कंपाइल, 777839 किंग का ये आईडी मैंने दी है, किंग की आईडी। किंग की आईडी देने के बाद सैलरी का कॉलम शो हो गया, लेकिन दूसरी सीट शो हो रही है जी, प्रॉपर्ली हो रही है। तो अच्छा चलें, 7788 इस पर क्या कह रहे हैं, इस पर फर्स्ट शीट तो गई, लेकिन हो ही रहा है कि जब सेकंड को आप शो करवा रहे हैं तो सेकंड दोनों पे शो कर रही है। तो प्रेसिडेंट और मैनेजर के लिए तो इसका मतलब है डबल शीट शो हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम ये आएगी। कोड सिलेक्शन क्या हो गया इसको, ये हमारे पास आ गया फॉर्मेट ट्री। और यहाँ हमने इसको कहा कि क्या करो आप, नॉट इन, रन 7839 के ऊपर फर्स्ट शीट तो शो होनी ही थी, सेकंड नहीं होनी थी। ठीक है, और अगर आप शो करते हैं 7788 एनालिस्ट तो उसके ऊपर विदाउट सैलरी के कॉलम की शीट शो होनी थी। वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई गलत हो गया, वो फॉर्मेट ट्रिगर पे लगाना था, ग्रुप पे नहीं लगाना था, वो यहाँ नहीं जाएगी था।
ये ग्रुप फिल्टर पे लग गया है। ये लगना था फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर के ऊपर, यहाँ लगना था। तो बाहर रिज़ल्ट तो तकरीबन वैसा ही है, लेकिन वैसा होने का मतलब जो बीच में स्पेसिंग का मसला था ना वो यहाँ कवर हो गया। अब होता नॉर्मली ये है कि जो यूज़र एंड टाइम पर वर्किंग कर रहा होता है, एंड यूज़र ऑपरेट कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि बैक एंड पे कोडिंग क्या है और कितनी रिपोर्ट्स बैकअप पे बनी हुई हैं, कितने रिपोर्ट ब्लॉक जनरेट हुए हुए हैं। उसको तो ये पता है कि मैं ये देता हूँ तो सैलरी कॉलम आ जाता है, नहीं देता तो कॉलम हाइड भी होता है प्लस एडजस्ट भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी से एक सिनेरियो मैं आपको और दे दूँ, मेरे इंडेक्स में नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट थी। एक हमने रिपोर्ट क्रिएट की, डीपीटी के टेबल के साथ, और इसकी कंप्लीट विजिट रन कर दिया इसका। ठीक है जी, एक रिपोर्ट आ गई है ईएमपी डीपीटी। वापस आए हम डेटा ब्लॉक पर, और आने के बाद डेटा मॉडल के ऊपर, और आने के बाद हमने एक और क्यूरी क्रिएट की ईएमपी टेबल से, और इसको भी अपने व्यू के ऊपर डिस्प्ले किया। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप, डीनेम EMPNO, इनेम जॉब MGR हायर डेट कमीशन डिपार्टमेंट। ये हमारे पास सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन भी शो हुई। ठीक, यहाँ आने के बाद हमने एक क्रिएट किया यूज़र डिफाइंड पैरामीटर। टेबल अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप कैसी होगी, करेक्टर। सही, रन किया, आपने कहा टेबल डीपीटी, तो अब कौन सी रिपोर्ट शो, डीपीटी की। हालांकि तो वहाँ पे दोनों मौजूद हैं, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो मैंने सिंपल पैरामीटर क्रिएट किया है। सिनेरियो ये है कि अगर आप वहाँ पर डीपीटी देते हैं तो डीपीटी की रिपोर्ट शो कर दे, अगर आप ईएमपी देते हैं तो ईएमपी की शो कर दे। और इसके लिए हम पैरामीटर की वहाँ पर एक एलओवी बना देंगे, तो यूज़र एक ही एलओवी के थ्रू जिसकी क्यूरी देखना चाहता है वो उस टेबल की क्यूरी देख सकता है। ठीक है, आ गए हम पैरामीटर के नोड के ऊपर, और यहाँ से पहले तो हमने ये किया कि इसकी प्रॉपर्टी पर है एलओवी। अब मसला ये है कि टेबल के नेम या तो आप सेलेक्ट के स्टेटमेंट से गेट कर लें, या फिर आप स्टैटिकली अगर हमके पास चंद सेलेक्टेड हैं तो वही ले लें, क्योंकि टेबल बेसिकली डेली बेसिस पर क्रिएट होते नहीं हैं, ये तो आपके एप्लीकेशन में स्टैटिक होते हैं, तो उनको क्यूरी से लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई, अब अगर एप्लीकेशन के अंदर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि पूरी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन हो रही है, और ये डेली बेसिस पर नहीं होती, ये तो बहुत एक लॉन्ग पीरियड है।
कभी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप सोचते हैं कि एक अलग टेबल बना के इस तरह से हम टेबल के वैल्यू क्रिएट कर देंगे। इन कभी के लिए, सालों के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के बाद अगर रिक्वायरमेंट आती है तो उस लॉन्ग पीरियड तक आप अपनी प्रोसेसिंग को स्लो करवा रहे हैं डायनामिक के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप क्या कर दें, DPT, या इसको आप कह दें पूरा वर्ड डिपार्टमेंट एड एम्प्लॉयज़, ये दो हमने पैरामीटर की वैल्यू शो कर दी। डेटा मॉडल, और डेटा मॉडल के ऊपर ये आ गया हमारे पास लेआउट। फर्स्ट रिपीटिंग फ्रेम, देन इसका पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आ जाइए आप इसके ट्रिगर के ऊपर। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिलेक्शन की। तंग करता रहेगा। इसकी दूसरी पोजीशन क्या है, फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर। ये हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ग्रुप। ग्रुप का फर्स्ट नोड ये है। अगर आप इसकी PL एडिटर में जाते हैं तो ये ग्रुप फिल्टर में लेके जा रहा है। ग्रुप फिल्टर पहले वाला वही ऑप्शन था जहाँ हमें ग्रुप फिल्टर में नहीं जाना था, फॉर्मेट ट्रिगर के ऊपर अप्लाई करना था। फॉर्मेट ट्रिगर वैसे वहाँ तो बहुत डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन अगर प्रॉपरली हो रही हो तो। ग्रुप मेन सेक्शन के अंदर PL SQL एडिटर, ठीक है। MG अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर, फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर। तो यहाँ हमने कहा कि इफ़ कॉलन टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, तो देन क्या करें, रिटर्न कर दे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। कोड गेट कर लें इसका, कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद आ जाइए आप इसी के सेकंड ग्रुप के ऊपर। यह हमारा सेकंड ग्रुप, मेन सेक्शन बॉडी, बॉडी के अंदर MG डिपार्टमेंट नंबर, और एक है MG EMPN, EMP का ग्रुप है। फॉर्मेट ट्रिगर के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ हमने कहा कि अगर टेबल अब कौन सा हो, EMP कब दिखाओ, जब एम्प्लॉयज़ हो। LOV के अंदर दो ही वैल्यू दी है, डिपार्टमेंट का टेबल शो करे, डिपार्टमेंट का टेबल, रन, एम्प्लॉयज़ का टेबल चाहिए, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। ये बार टॉपिक इंडेक्स में मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट थी जो आज मौके से सही टाइम पे आप भी आ गई। तो बाहर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल टेबल्स की व्यू करके ला रहे हैं, ठीक है। तो बाहर अब कुछ भी पॉसिबल है। आप चाहें कि एक ही रिपोर्ट, एक ही टेबल से कॉलम को हाइड करना चाहें तो कॉलम को हाइड शो कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल की क्यूरीज़ हैं तो क्यूरीज़ को भी कर सकते हैं। कोड भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस आपको देखना है कि आपने लॉजिक का यूज़ करनी है। तो आपके पास अब कितनी ही रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, तो आप उसको नेम वहाँ पर LOV के अंदर ऐड करते चले जाएं और उसकी क्यूरी यहाँ पर शो और हाइड करवाते चले जाएं, ठीक है ना। अभी तो हमने सिर्फ दो ही यूज़ किए हैं, चाहे तो सेल ग्रेड भी हो सकता है। दो ही स्टेप तो होंगे कि आप जब रन करेंगे तो वो सेल ग्रेड का नाम इस LOV में ऐड हो जाएगा, क्यूरी क्रिएट होगी और क्यूरी के ऊपर कोड होगा, इफ़ सेल ग्रेड इज इक्वल टू
टेबल नेम इज इक्वल टू सेल ग्रेड देन रिटर्न ट्रू, यानी शो कर दो, एल्स क्या हो फॉल्स कर दो, शो नहीं करना, सिंपल कोड। सही। तो लगता ये है कि जो हमारे इशू आते हैं वो ये होता है कि जी अब मैंने रिपोर्ट रन की है और एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल टेबल से डेटा फैच होकर आ रहा है। तो मल्टीपल टेबल से डेटा फैच होकर नहीं आ रहा, उसका मेथड ये है। आपके पास बैकएंड पे तमाम तर क्यूरीज की इन्फॉर्मेशन है, ऑन रिक्वायरमेंट ऑन सिलेक्शन आप उसको फिर शो और हाइड करवा देते हैं। सही। चलें उसके बाद देखते हैं, ग्रुप फिल्टर हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक। अच्छा, मास्टर डिटेल का भी रिकॉर्ड हम शो करवा चुके थे। डिपार्टमेंट नंबर इनवैलिड दे दिया तो क्या दिया, मास्टर की नॉट फाउंड किया था ना मैं लास्ट टाइम, करवाया था। सही। सेव नहीं हुई, आज गड़बड़ चल रही है। क्रिएट तो हो जाएगी वैसे ही, वीडियो में तो आ चुकी है आपकी, दोबारा क्रिएट नहीं करूँ, छोड़ दूँ? सेव नहीं की उसको मैंने, विदाउट सेविंग एग्जिट हो गई है, वीडियो तो बन रही है ना आपकी, वीडियो में आ गई, मसला नहीं है। चलें, वीडियो डिपेंडेंट है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक क्यूरी हमने और ली, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। अब हमें करना क्या है कि ईएमपी टेबल के भी सारे रिकॉर्ड लाने हैं और डीपीटी के भी लाने हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर आप कुछ इस तरह की एक साथ शो, मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी वेयर ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो इसमें तो मैच होने वाला डेटा शो हो जाएगा। सही। 17 रिकॉर्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके टेबल में है ही 17 रिकॉर्ड, वरना 17 ये और 4 या 5 रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल के अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर आता। इको ज्वाइनिंग हो रही है, वो तो जितने रिकॉर्ड्स ईएमपी के और डीपीटी के मैच हो रहे हैं डिपार्टमेंट से उनको शो कर दो। तो ये इस बेस पर तो नहीं हो सकता। मुझे चाहिए कि ईएमपी के सारे रिकॉर्ड आएँ और डीपीटी के भी सारे रिकॉर्ड आएँ। अब यहाँ पे मैंने कहा कि सिलेक्ट ईएमपी एनो कॉमा ईनेम, इस तरह देख लें इसको, ईनेम कॉमा जॉब कॉमा डी नेम फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट डीपीटी वेयर ईएमपी डॉट डीपीटी एनो इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी एनो। ये मसला था क्योंकि डेटा बहुत ज़रा स्क्रीन पर प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये आपके पास वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो ईएमपी टेबल से मैच हो रहे हैं, यानी जिनका चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। हालांकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ डीपीटी में भी है, डीपीटी की टेबल में रखी हुई है, डिपार्टमेंट नंबर 40 और 50, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मुझे वो भी शो करना है। कैसे करूँ? मैं चाहता हूँ ईएमपी के भी सारे रिकॉर्ड आएँ और डीपीटी की भी ऑल टू ऑल रिकॉर्ड आए, 40 भी आए 50 भी आए। जी फुल आउटर जाने लगेगा, कैसे?
लेफ्ट हेड हो जाए, क्यों ही बताइए, वो कह रहे हैं फुल से होगा। सही। कॉलम को थोड़ा मुख्तसर कर लें, ई नेम काफ़ी है बस, और डी डॉट डी नेम कर दें इसको। एक कॉलम वहाँ से ले लें ताकि रिकॉर्ड आपका सही आ जाएगा। EMPE और डिपार्टमेंट डी, तो ये हो जाएगा EMP और DPT। सही। सारे रिकॉर्ड EMP टेबल के, ये तो वो हैं जो इको ज्वाइन हो रहे थे, फुल आउटर ज्वाइन। जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही जिन रिकॉर्ड्स पर, वो चाहे EMP में हो या DPT में हो, उनको भी शो कर दो। E डॉट DPTNO कॉमा D डॉट DPTNO, इस तरह से। तो जो मैच हो रहे थे वो तो शो हो गए सारे, 10, 20, 30, 40, 50 मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन फुल आउटर से तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, इसको लेफ्ट आउटर से अगर करते हैं तो लेफ्ट से नहीं होगा तो किससे होगा? क्योंकि मसला ये है कि आपके पास जो यहाँ इंफॉर्मेशन है ना, इसका सिनेरियो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, वैसे तो खैर आपने एसक्यूएल में किया होगा तफसीली। अब आप ये देख लें कि आप जिस तरफ बैठे हुए हैं, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है और आपका राइट हैंड कौन सा है। इसको बहुत सिंपल वे में समझें। आपका लेफ्ट और राइट कौन सा है? ये बफर है, आपने ज्वाइन क्या किया है? EMP ब्रेक में दे दीजिएगा हमारा। अच्छा, ये हमारे पास सिनेरियो है। हमने कहा कि EMP डॉट E और राइट आफ्टर ज्वाइन DPT डॉट डिपार्टमेंट। अब आपका राइट साइड कौन सा है? दिस वन। तो पहले राइट साइड पर आपके पास मास्टर टेबल ये क्रिएट हुआ। इसने क्या किया? डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40, 50, पहले तमाम के तमाम तक डिपार्टमेंट फैच कर दिए बफर के अंदर, जिसमें 40, 50 भी आ गए, क्योंकि आपने कहा था पहले राइट से ज्वाइन करना, तो उसने क्या करा? बफर में पहले राइट पुट कर दिए। अब जब ज्वाइन करने चला EMP को, तो मालूम चला 10 के रिकॉर्ड मिल गए, 20 के मिल गए, 30 के मिल गए, 40, 50 के मिले ही नहीं। इसलिए 40, 50 की रिकॉर्ड एडिशनल, और यहाँ तक सिर्फ 30 की इंफॉर्मेशन आई। लेकिन अगर आप इसी को करते लेफ्ट में, तो पहले क्या करता है ये? पहले लेकर आता 10 के रिकॉर्ड, फिर 20 के रिकॉर्ड, फिर 30 के रिकॉर्ड। अब फिर मैच करता है, क्या मैच हो रहा है? 10 मैच हो गया, मैच हो रहा है 20 मैच हो गया, 30 मैच हो गया, 40, 50 नहीं, वो छोड़ दिया। बहुत सिंपल सा सिनेरियो जो फिजिकली आपके पास स्क्रीन मौजूद है। राइट आफ्टर ज्वाइन, राइट आफ्टर का मतलब ये कि पहले इसको राइट साइड में पुट करो और फिर इसको ज्वाइन करो। तो वो क्या कर रहा है? पहले DPT को पुट कर रहा है, तो DPT में तो 40 और 50 भी है, लिहाजा उसने इसको ज्वाइन करने से पहले बफर में पुट किया और फिर ज्वाइनिंग स्टार्ट की। तो जहाँ तक ज्वाइनिंग हुई वहाँ तक ज्वाइन हो गई,
नहीं हुई तो क्या करना था, 40-50 तो बफर में रख चुका था, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई। लेफ्ट से सर लेफ्ट से नहीं, क्योंकि लेफ्ट से पहले लेफ्ट को बफर में रखता, ईएमपी को। हाँ, लेफ्ट से डीपीटी को अगर आप फर्स्ट कर दें फिर हो जाएगा। और फुल आउटर का मतलब ये दोनों साइड पर जो मैच हो रहे हैं उनको भी पुट करे, जो मैच नहीं हो रहे उनको भी पुट करे। तो फुल आउटर में तो दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, बात आपकी दोनों की सही थी, लेकिन ये कि उसका तरीका है। फुल आउटर में दोनों सूरतों में आएगा। राइट में आपको सीक्वेंस देखनी पड़ेगी कि मास्टर कौन सा रखा, डिटेल कौन सा रखा, राइट और लेफ्ट के लिए, क्योंकि राइट को भी देख लिया हमने, लेफ्ट को भी देख लिया। तो आप बहुत सिंपल वे के अंदर अपनी ही लॉजिक में इसको कन्वर्ट करके देखो कि वर्किंग हो किस तरह रही है। वर्किंग का सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है बफर में कि वो पुटिंग बफर में कौन सी कर रहा है, उसके बाद फिर मैचिंग हो रही है। ठीक भाई, ये दो क्लासेज है, एक आपकी पीएल है, सामने एसक्यूएल भी है। मैं कह रहा हूँ पहले इस रूम में बिठा दो पीएल वालों को, फिर जो जगह कम पड़े फिर उनको ला के बिठाओ। अब आप तो आके बैठ ही गए, अब उनमें से हो सकता है कि सारे बैठ जाएं, हो सकता है कि उसमें से सिर्फ दो ही बैठे हैं यहाँ पर। वो तो डिपेंड करता है मैचिंग के ऊपर कि कितनी स्पेस मैच करेगी। लेकिन अगर कहा कि यहाँ से वहाँ लेके जाइए एसक्यूएल की क्लास में, तो वो ऑलरेडी सेटल्ड है। अब आपका इशू है, वहाँ अगर एक सीट खाली है तो यहाँ से एक बैठेगा, बाकी नहीं बैठेंगे। मैच कौन सा होगा? जो मैच होंगे सिर्फ वो शो करे, जो मैच होंगे उसको नहीं दिखाए। तो आपने पहले मास्टर कौन सा रखा हुआ है? पहले हमारे यहाँ पर पीएल मास्टर थी, अब वहाँ पर और फिजिकली आप देखें तो बफर एक पेंसिल से ड्रॉ कर लें पेज के ऊपर, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डेटा किस तरह से आना चाहिए। सही नहीं? तो बहरहाल हमें क्या चाहिए था, हमें ईएमपी और डीपीटी के दोनों रिकॉर्ड चाहिए थे। तो दोनों के लिए जो है ऑलवेज फुल आउटर रन हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट का तो पार्टिकुलर सिनेरियो है। फुल आउटर में दोनों ही वर्किंग करेंगे। चलिए बहरहाल, ये काम राइट से भी हो सकता था, फुल को उठा लिया हमने और फुल को लेकर एक क्यूरी क्रिएट की हमने। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई फुल आउटर ज्वाइन की। ओके, इसको लेकर हमने एक मास्टर डिटेल क्रिएट किया ग्रुप अबव के साथ। ग्रुप फील्ड कौन सी होगी इसमें? हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। सही, कॉलम कम है इसके अंदर, कॉलम और ऐड कर दें। दोनों शो किए थे ना, इसलिए ग्रुप अबव। ग्रुप फील्ड कौन सी होगी? अब ग्रुप फील्ड हमारे पास होगी डिपार्टमेंट नंबर, डे नेम और लोकेशन का रखा हुआ, ये रखा हुआ। नेक्स्ट, डिस्प्ले कौन सी फील्ड करो आप? EMPNO, ई नेम, जॉब, जॉब के बाद सेल, सेल के बाद डिपार्टमेंट नंबर, MGR, हायर डेट, कमीशन। सम किसका चाहिए आपको? सेल का चाहिए। नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। ये हमारे पास मास्टर डिटेल क्रिएट हो गया। ग्रुप अबव के साथ। ठीक, अच्छा क्रिएट तो हो गया बार। अब मसला क्या है कि मसला ये है, डिपार्टमेंट नंबर 10 का मास्टर था तो उसके चाइल्ड रिकॉर्ड भी थे, 20 का मास्टर था तो उसके चाइल्ड भी थे, 30 का मास्टर था तो उसके भी चाइल्ड थे, लेकिन 40 का मास्टर तो है, इसके चाइल्ड नहीं। 50 में भी ऐसे ही है, डिटेल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि जिसके डिटेल रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पर एक हेडिंग आ जाए, नो एम्प्लॉयज एग्जिस्ट। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि लेआउट पे आ गए। ये हमारा मास्टर है और यहाँ से डिटेल स्टार्ट हो रहा है, तो डिटेल की एक रॉ सेलेक्ट की और इसका पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद इसको डाउनवर्ड मूव कर दिया।
ताकि यहाँ पे हम एक हेडिंग दे सकें। एक लिया हमने टेक्स्ट बॉक्स और इसको कहा कि नो एम्प्लॉयज एग्जिस्ट। टेक्स्ट है ना वो, तो टेक्स्ट तो सभी के साथ आएगा। अब यहाँ तक तो ये हेडिंग वैलिडेशन है, वैलिड है कि इसके एम्प्लॉय ही नहीं है, 40 के भी नहीं है, 50 के भी नहीं है, लेकिन 30 के तो हैं, 20 के तो हैं, बाकी सबके तो हैं, श्योर हैं। अब क्या करें? डिपार्टमेंट नंबर 10 का मास्टर, उसके डिटेल और उसके डिटेल का सम, यही एज इट इज। डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज, उसकी सैलरी का सम, 30 के एम्प्लॉयज, उसकी सैलरी का सम। लेकिन क्या 40 की सैलरी का सम मिलेगा आपको? बस ग्रिप हो गई। जिसकी सैलरी नहीं है इसका मतलब है उसके एम्प्लॉयज भी नहीं है। अगर सैलरी 0 है तो ये हेडिंग शो नहीं करो। सैलरी को शो कब करना है? जब इस हेडिंग को शो कब करना है? जब सैलरी ग्रेटर देन 0 है, कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा। क्लियर? ये आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं कि आप हैंडलिंग करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक क्या होगी। आप किस की को अपना की पॉइंट बना लेंगे, अपनी प्राइमरी की बना लेंगे। जो लॉक खोल दे वही आपकी की है। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ थी, सोल्यूशन निकल आया तो यही की पॉइंट है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ तो आपके पास डिपार्टमेंट वाइज सम मौजूद था। इनकेस अगर ना हो, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जैसे कि ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल का सिनेरियो है, सेल ग्रेड के टेबल का सिनेरियो है, उसमें तो सम वाला कोई कॉलम ही नहीं है, तो रिकॉर्ड को काउंट कर लें, काउंट लगा दें। शो करना ना करना ये तो आपके हाथ में, शो मत करवाइए उसको, काउंट कर लें। अगर काउंट का नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसको शो करवा दें, नहीं है तो फिर एल्स फॉल्स कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि ये जो सैलरी का सम आ रहा था ना, ये सैलरी का सम आ कहाँ से रहा है? F_sum सेल पर डिपार्टमेंट नंबर 1, ये इसकी फील्ड का नेम है जहाँ पे सम हो रहा है। और ये आपके डेटा मॉडल में कहाँ रखा होगा? ये हमारे डेटा मॉडल के अंदर ये रखा हुआ, क्योंकि ग्रुप किस पे हो रहा है? मास्टर के ऊपर, डीपीटी, डी नेम, लोकेशन के ऊपर, और डिपार्टमेंट वाइज सम हो रहा है। तो सम ऑफ सेल पर डिपार्टमेंट नंबर, इसकी प्रॉपर्टी पे चले जाइए। यही यहाँ से इसको हमने गेट किया, कंट्रोल C, और कंट्रोल करने के बाद ये तो ग्रैंड टोटल होगा। लेआउट पे आ गए और हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसके PL/SQL एडिटर पर आने के बाद हमने कहा कि इफ़ दिस वन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब इसमें एक ना एक सम का अमाउंट तो आ चुका, और अगर सम आ चुका तो इसका मतलब है कोई ना कोई एम्प्लॉयज भी होगा। सही। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एम्प्लॉय और सैलरी ना लेता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने कहा क्या करें, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर इस लाइन को उस वक्त शो करना है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, रिटर्न फॉल्स। क्या कह रहा है? मस्ट बी डिक्लेयर कर देते हैं बेटा, डिस्प्ले भी कर देते हैं। सही। शो ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, ग्रेटर देन 0 हो तो उसको शो नहीं करना। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एम्प्लॉय है, तो नो एम्प्लॉय एग्जिस्ट को तो शो नहीं करना, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा।
जैसे हमने कहा कि फॉल्स करो, और अगर 0 है तो फिर ऐसा नहीं करना गया, लेकिन जाने के साथ यहाँ बॉटम में होना चाहिए ये, ठीक है जी। तो सैलरी अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉयज़ हैं तो इस हेडिंग को शो नहीं करना, क्लियर। और अगर 0 है, ये लेस देन है, ये इक्वल है, जो भी कंडीशन है, लेस देन तो हो नहीं सकती, माइनस तो हो नहीं सकती। सर EMPNO पे भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू नल होगा। EMPNO इज इक्वल टू नल होगा। असल में ये डिपार्टमेंट वाइज सम हो रहा है, ये डिपार्टमेंट वाइज सम हो रहा है, तो डिपार्टमेंट का टोटल आया, उसका सम दिखा दिया। अब जब अगेन टोटल करने गया तो उसको यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, तो उसने यहाँ पर नल या 0 रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन EMP से तो रिकॉर्ड फैच ही नहीं हुआ होगा, तो ये तो नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन का सिनेरियो बन जाएगा, कोड ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेटा ही फैच नहीं हुआ। डेटा फैच होता तो सम आता, तो सम का वेरिएबल तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ 0 रखा हुआ है, कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसमें। अब आईडी मिलेगी तो फिर आप चेक करेंगे। अब आईडी मिल गई, और आईडी मिलने के बाद क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सैलरी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, सही। तो इसलिए हमें एक सम, या मैंने जैसे बात की कि अगर सम का सिनेरियो नहीं है, कोई टेबल ऐसा है जहाँ पर सम का कॉलम ही नहीं है, डिपार्टमेंट टेबल है, वहाँ सम किसका कराओगे आप? डिपार्टमेंट नंबर है, लोकेशन है और डी नेम है, तो सम का तो कोई कॉलम ही नहीं है, तो काउंट करवा लें उसको आप। काउंट करने से भी तो ऐसे होगा, काउंट करता रहेगा, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, तो उससे टोटल से मालूम कर लें। ठीक है जी। तो ये तो बहरहाल डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिक्स क्या हो सकती है। कल अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक का कॉन्सेप्ट है ना, तो 57 बैच की इवनिंग का कल का वो देखिएगा स्कूल, उसमें थोड़ी सी लॉजिक्स, एक प्रोसीजर के अंदर कॉल कर रहे थे वैल्यू, सब प्रोसीजर कॉल कर रहे थे, तो वो प्रोसीजर कॉल नहीं हो रहा था, उसको कई टेक्निक लगा के देखी, नहीं हो रहा था, तो उसका अल्टरनेट मेथड निकाला था। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया था, लेकिन वो क्या क्या ट्राइयाँ उस पर हुई आप, वो आपको स्कूल से मिल जाएगा, आइडिया आ जाएगा आपको कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरह निकालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बात बताई आपको, तो PL टेक्निक और लॉजिक पे तो चल रही है, और क्या है। एक प्रोसीजर था, उसके अंदर सब प्रोसीजर कॉल करना था, और वो जो कॉल कर रहे थे उसमें भी इन आउट मोड था, और जो कॉलिंग हो रही थी उसमें भी इन आउट मोड था, तो वो कॉलिंग नहीं करने दे रहा था। प्रोसीजर क्रिएट का मैसेज तो आ गया, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, डबल इन आउट पैरामीटर यूज हो रहा था। इस बिहेव के लिए उसका अल्टरनेट मेथड 2-3 ट्राइयाँ की, नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फिर एटलीस्ट हो गया था, वेरिएबल के थ्रू, यूजर डिफाइंड वेरिएबल के थ्रू। तो आपको उससे एक आइडिया मिलेगा कोडिंग का, कोडिंग सारी कोडिंग तो है। अच्छा, कोडिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है, आपकी टेक्निक है। कोडिंग तो आप जब तक जितनी भी आपने की वो सब हल्की हल्की है, लाइट सी, इफ़ ये हो तो रिटर्न का ट्रू, नहीं हो तो फॉल्स, सारा यही तो काम हो रहा है। अच्छा, चाहें तो ये हेडिंग भी हाइड कर सकते हैं, फिर इसी का कोड उठा लें वापस, Ctrl+C, ये हेडिंग हमने ली, इसके रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसके PL पे चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये, जिस वक्त ये शो होगा उस वक्त ये हेडिंग शो नहीं होगी। अगर कहता है कि नो एम्प्लॉय एग्जिस्ट, तो एम्प्लॉय की हेडिंग को शो करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स स्टेप होगा। अगर यहाँ हेडिंग लिखी हुई आ गई नो एम्प्लॉय एग्जिस्ट, तो ये हेडिंग दिखाने की ज़रूरत क्या है? एक से ज़्यादा होंगे तो इसको शो नहीं करेगा, लेकिन इसको शो करेगा इस सिनेरियो के ऊपर। यहाँ शो नहीं हुआ लेबल, लेकिन ये हेडिंग शो होनी चाहिए। तो दोनों का जो बिहेव है ना वो इन्वर्स है, और इन्वर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं करनी,
जहाँ पे रिटर्न ट्रू है उसको फॉल्स करें और जहाँ फॉल्स है उसको ट्रू कर दें, बस इतना ही काम है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, रिटर्न करें ट्रू, यानी उसको शो करना है, और नहीं है तो फॉल्स कर दें। ये मकसद था। जहाँ पे हेडिंग शो हो गई तो यहाँ पे सब हेडिंग शो नहीं होनी चाहिए, और जहाँ सब हेडिंग शो नहीं हुई तो वहाँ पर EMP की हेडिंग शो होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था। कोड एक ही है लेकिन इन्वर्स लेवल पर है। ठीक, ज़रा सी वर्डिंग से रिजल्ट पर अफेक्ट आ रहा है। अब आप चाहें तो टोटल को भी हाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा कहलाता है फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर एंड लेआउट ट्रिगर। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? प्रॉब्लम तो कोई नहीं हो रही? चलें जी, बस बैठने के अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? सही है। फरमाएं फरमाएं। सर घर में कोई नहीं सुनता, ब्रेक हो जाए फिर सुनाते हैं। चलिए, टैबुलर स्टाइल। ये हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गई एम्प्लॉय टेबल के साथ। हमने पहला तो काम ये किया, ये जो टेक्स्ट फाइल है ना इसके अंदर एक फ़ोल्डर रखा है मैंने। फ़ोल्डर रखने का मकसद ये है कि इसके अंदर मज़ीद 3 फाइल्स मौजूद हैं। एक नहीं है इसका स्पूल, 3 स्पूल है। SRW का पूरा बिल्टन है मल्टीपल फॉर्मेट्स के साथ। वैसे तो इससे ज़्यादा यकीनन आपको F1 से सपोर्ट मिलेगी, इसको बार बार मैं शो कर रहा हूँ। अब वजह मेरी यही है दिखाने की कि आप जो है ना इस टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। कोशिश ये करें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको F1 से प्रेस करके उससे आप हेल्प गेट कर लें। ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ और एक अच्छी प्रैक्टिस होगी बजाय स्पूल के। क्यों? क्योंकि स्पूल हर जगह आपके साथ नहीं जाएगा। मे बी आप जिस ऑफिस में मौजूद हैं वो आपको USB भी लगाने ना दें। क्लाइंट पे मौजूद है, लैब में USB अलाउ नहीं है हर सिस्टम के ऊपर, तो कहाँ से अपना डेटा ला के एक्सेस करवाओगे? सर्वर से। सर्वर वाले परमिशन ही नहीं देंगे। आपका अपर लेवल पर मैनेजर बैठा हुआ है वो आपको मना कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। नेट आपके पास है नहीं जो सर्च करोगे, फिर क्या करोगे? तो फिर एक अच्छी और लॉन्ग लाइफ प्रैक्टिस यही है कि आप प्रेस करो F1 और अपना ऑब्जेक्ट गेट करके वहाँ से सोल्यूशन निकालो। इसको तो मना नहीं कर सकता ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खुद डेवलपर को सपोर्टेड है एप्लीकेशन साइड से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, ये होना चाहिए कि जी हेल्प मुझे कहाँ से किस टॉपिक से मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाद वक़्त अक्सर स्टूडेंट के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि मुझे अप्लाई करना है कोड, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ट्रिगर कौन सा लगेगा। सबसे बड़ा मसला ये। तो ये तो आपको खुद ही सोचना होगा, ये तो आपको F1 भी नहीं बताएगा। वो आपको फॉर्मेट देगा, लॉजिक नहीं देगा। लॉजिक आपकी अपनी होगी। अब वो रिटर्न ट्रू है, रिटर्न फॉल्स है, ये हेडिंग इधर है। रिटर्न का मतलब ट्रू का मतलब शो, फॉल्स का मतलब हाइड। लेकिन हम किस किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारी अपनी लॉजिक है ना। तो ये तो आपकी सेल्फ बिल्ड प्रैक्टिस से ही होगी। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बात फिर वही कि जी यहाँ से घर जाने का रास्ता पता है आपको। अब एक ब्लॉक हो गया तो आप किसी और अल्टरनेट से रिजल्ट गेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा यूज टू है प्रैक्टिस में। और अगर फर्स्ट डे जा रहे हैं तो फंसे हुए हैं, बस जिस रोड से आया हूँ इसी से जाना है मुझे तो।
कोई और रास्ता ही नहीं पता। तो ऐसा कोशिश मत करें अब, जब क्योंकि अब आपके पास ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिकल की तरफ जाना ही है, तो ऐसी प्रैक्टिस करें जो लॉन्ग लाइफ आपको सपोर्ट करे। ना मेरा स्कूल काम आएगा, ना वीडियो काम आएगी, कोई भी नहीं है। जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो और जो आपको F1 सपोर्ट दे रहा है, ये आपकी स्ट्रांगली सपोर्टेड है, बैकबोन है आपकी, जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। वीडियो से क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर टॉपिक भूल गए आपने दोबारा ओपन करके देख ली, घर पे देख ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है ना। तो बहरहाल बार बार कहने का मकसद यही है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा बेस कीजिएगा, इसको बेस मत बनाइएगा। ये जी हमारे पास एक कॉलम है सेल का, ये रहा SRW.format_mask। हमने यहाँ पर फॉर्मेट मास्क सेट कर दिया सेल का, Ctrl+C। बाकी ये कमीशन पे भी है, ई नेम पर भी है और अदर फील्ड्स के ऊपर भी अवेलेबल है। इसमें बहुत से तो हम कर चुके थे, सेल के ऊपर फॉन्ट, टेक्स्ट सब कर चुके थे। रिपोर्ट पे आए, सेल को गेट किया, सेल के ऊपर PL/SQL एडिटर format_trigger, और आने के बाद ये कोड हमने राइट कर दिया। क्या करें, सेट करें फॉर्मेट मास्क, ये फॉर्मेट मास्क हो और जस्टिफिकेशन क्या हो, राइट H जस्ट पे सेट कर दे। ये हमारा फॉर्मेट मास्क है, ठीक। अच्छा, फॉर्मेट मास्क अप्लाई किस किस फील्ड के ऊपर होता है, इनमें से किस फील्ड पे हो सकता है? और सेल कमीशन के ऊपर, और सोचें EMPNO के ऊपर हो सकता है। तो ये जो आप बता रहे हैं किस बेस पर बता रहे हैं? सर EMPNO पे तो हो तो सकता है, लेकिन करना फजूल है। लेकिन क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर पे हो सकता है सर, ये नंबर्स नंबर के अलावा डेट पर भी होता है। आप डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं, DD, MM, YY, मिनट्स, आवर्स, 24 सब लेते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेट, कैरेक्टर पे भी हो सकता है, NAT और कैप, वो केसेस होते हैं, बस कैप करते हैं, बाकी जो है ना वो केसेस होते हैं, फॉर्मेट मास्क नहीं होता। अपर लोअर इनिट केस फॉर्मेट है, फॉर्मेट मास्क से नहीं होगा। ये हमारे पास डेट का बिहेव है, तो डेट का बिहेव ये लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि इफ़ हायर डेट इज़ नल, नल है तो क्या करें, सिस्टम डेट से इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसका फॉर्मेट मास्क, और ये हमारा कुछ सपोर्ट भी करेगा। ठीक है जी, तो जो वैल्यू नल थी उसको वहाँ से भी रिप्लेस हो गया। SRW.format_mask, on paper_layout। लेकिन भाई मसला ये है कि जब आप इसको रन करते हैं वेब के ऊपर, तो क्या इसका अफेक्ट आएगा? वेब पर सिर्फ उसका अफेक्ट आता है जो रिपोर्ट आप फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे होते हो, जो रिज़ल्ट फर्स्ट टाइम आपको लेआउट देता है, सिर्फ उसी का रिज़ल्ट स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम रन किया था तो फॉर्मेट मास्क इंक्लूड नहीं था, इसलिए वेब के ऊपर भी उसका अफेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ का बिहेव देखा था, ये सैलरी का कॉलम है और सैलरी का कॉलम वेब के ऊपर ये शो कर रहा है। हालांकि अगर अब इस बिहेव को आप देखें तो ये रिज़ल्ट तो हम खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन वेब के ऊपर क्योंकि यूज़र इसको एंड यूज़र रीड करेगा, उसको आपको पूरा पूरा अलिफ से लेकर ये तक A to लेकर Z तक हर चीज़ बतानी पड़ेगी।
हमें नहीं पता कि वो रीड करने वाला किस कोने से और किस एबिलिटी के साथ रीड कर रहा है। तो लिहाजा हमें बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो कि इस वक्त हमें मिल रही है। हम तो समझ लेंगे क्योंकि हमारा डेटा है, हमें पता है इंटरनली प्रोसेस क्या चल रहा है। नहीं चल रहा तो आईटी वाले को बता बोलेंगे कि डेटा क्या लिखा हुआ वो समझा देगा। प्रॉब्लम तो ऑनलाइन पर है। इसके लिए फिर एक काम क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आप वेब पे शो करना चाहते हैं, आप सैलरी के कॉलम को सेलेक्ट करें। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसके PL SQL के ऊपर आ जाइए। SQL पे आने के बाद इसके फॉर्मेट ट्रिगर का कोड गेट कर लें आप। जैसे कि अभी मैंने सैलरी के लिए गेट किया था। गेट करने के बाद आ जाएं आप वेब सोर्स के ऊपर। हमने वेब सोर्स के ऊपर प्रीवियस क्लासेस के अंदर ग्राफ को भी इंसर्ट किया था और रिपोर्ट को भी इंसर्ट करके देखा था। अब चेक करते हैं फॉर्मेट को, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये आ गए हमारे पास, ये फुल रिपोर्ट है वेब की, यहाँ ख़त्म हो गई है, एंड ऑफ डेटा एरिया। और ये हमारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन है। FEMPNO, FENAME, FJOB, MGR, हायर डेट, सेल, ये रहा सेल। सेल के कॉलम पे हमें फैक्टर करना है। यहाँ आके सेल का कॉलम ख़त्म। ठीक है। अब मसला ये है कि ऊपर जो हमारे पास डेटा है वो राइट आपको किस फॉर्मेट पे करना है, यहाँ बहुत एहतियात करना पड़ेगा आपको। हमने कहा कि फॉर्मेट ट्रिगर इज इक्वल टू डबल हार्ड कोड। ये सिंगल कोड 2 टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये सिंगल कोड 2 टाइम है। आपको डबल कोटेशन देनी है, सिंगल कोट नहीं देना, डबल कोटेशन। शिफ्ट के साथ लेंगे तो डबल कोटेशन आता है। डबल कोटेशन और डबल कोटेशन के साथ वो जो आप फॉर्मेट ट्रिगर का नाम वहाँ से कॉपी करके लाए हो, और फिर डबल कोटेशन क्लोज। स्टार्ट किया तो क्लोज भी होगा। ठीक। सेट करने के बाद वेब सोर्स आ गया फैक्ट। तो फॉर्मेट मास्क को वेब लेआउट के ऊपर शो करने का तरीका फिर ये होगा कि आप पहले अप्लाई करें पेपर के ऊपर, फॉर्मेट ट्रिगर क्रिएट कर दें, फॉर्मेट ट्रिगर को यहाँ पर यूटिलाइज करें। हाइड्रेट का भी इसी तरह होगा। हाईलाइट का भी इस तरह होगा। बाकी जो भी फॉर्मेट आप सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए भी करना चाहते हैं, सेम सिनेरियो होगा। रिपोर्ट पे था ही क्या आपके, फॉर्मेट हो गया तो अभी कर लिया आपने, ग्राफ था या फिर एडिशनल कोई और रिपोर्ट ब्लॉक था तो वो भी हम करके देख चुके हैं। प्लस ये है कि कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी इस इंसर्ट मोड से ही होगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा था यार, क्या यार मुझे करवानी है। ये हमारा फॉर्मेट था। यहाँ से हमने इस कोड को गेट किया और गेट करने के बाद यहाँ से हटा दिया, डिलीट, क्लोज। बाहर आए प्रोग्राम यूनिट की तरफ, और प्रोग्राम यूनिट के ऊपर एक और प्रोग्राम यूनिट हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है। और इसको नाम दे दिया सैलरी अंडरस्कोर फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर। यूजर डिफाइन नेम है ये, इसका ताल्लुक बिल्ट इन से नहीं है। मैं अपने पास से खुद ही सोच के लिख रहा हूँ कि क्या लिखूँ। रिटर्न क्या करेगा ये बूलियन रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट ट्रिगर बिल्ट इन बनता है वो भी बूलियन टाइप का होता है। तो हमने कहा क्या करो, आप यहाँ से इसको शो कर दो। वो फॉर्मेट ट्रिगर को अपने अलग फंक्शन में लेकर आ गए, और हमने कहा क्या करो आप, रिटर्न कर दो ट्रू। यानी यकीनन सारे रिकॉर्ड को शो करेगा और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन ये अभी जॉब सेल पर अप्लाई नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैलरी का तो फॉर्मेट ट्रिगर ख़त्म कर दिया हमने। ये तो हमने एक सेपरेटली फंक्शन बनाया है। फंक्शन का नेम क्या है?
सैलरी फॉर्मेट, ये फंक्शन का नेम गेट कर लिया ऐसे, कंट्रोल सी। गेट करने के बाद वापस आए हम लेआउट पर, और आने के बाद फिर गए सैलरी के फॉर्मेट ट्रिगर पर। ये जो रिटर्न कर रहा था, रिटर्न ट्रू, इसको हमने यहाँ से हटाया और अपने उस फंक्शन का नाम लिख दिया, क्योंकि वो भी रिटर्न ट्रू कर रहा है और रिटर्न ट्रू का रिप्लाई यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू में आ रहा है। कंपाइल, आ गया फैक्ट। लेकिन वो फंक्शन अब इनडायरेक्टली वर्किंग कर रहा है, वो पब्लिक टाइप का फंक्शन बन गया। अगर आप चाहें कोई और सेल का कॉलम भी अवेलेबल है तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। वो सिर्फ इस सेल के कॉलम के लिए फिक्स नहीं है, आप तो जस्ट कॉलिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मेट मास्क के अंदर भी फॉर्मेट मास्क डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट ट्रिगर के अंदर, और अगर फंक्शन क्रिएट करके कॉल करना चाहें तो ये भी हो सकता है। अब वेब लेआउट पे भी तो आपके पास इंफॉर्मेशन यही लिखी हुई है। वेब लेआउट तो ऑलरेडी क्रिएटेड हमारा, उसको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने, खत्म हो गई, वैल्यू हो गया। क्योंकि वेब लेआउट तो फॉर्मेट ट्रिगर को कॉल कर रहा है और फॉर्मेट ट्रिगर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो एक स्टेप बढ़ गया, सोर्स और इंक्लूड हो गया। ठीक, बात तो वही है भाई। एक आइटम में आपको माउस आपके हाथ में दे रहा हूँ तो डायरेक्टली आपको भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बराबर में दिया कि इनको दे दें, तो स्टेप तो अभी भी वही हो रहा है, लेकिन अब इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इनके हाथ में गया तो ये बराबर में दे सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है ना बाहर ऑब्जेक्ट नेविगेटर के ऊपर, वो फंक्शन सिर्फ इसके लिए यूज नहीं हो सकता। अगर दूंगा तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, इनके लिए भी हो सकता है। ये तो माउस था, किसी भी एक तरफ जाएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दी वो तो सबके लिए हो सकती है। पब्लिक टाइप का बन गया ना वो तो आप कोई और टेबल है, कोई और ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर फॉर्मेट ट्रिगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को कॉल कर लें आप, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पब्लिकली बन गया। पब्लिकली कोड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप कोई आइटम रेफरेंस करते हैं तो वो कॉलिंग से ज़्यादा फास्टर होता है। ये हमेशा रखिएगा। ये आपने PL/SQL कोड में भी किया था, टाइम इन टाइम आउट का प्रोसीजर, अगर आपको याद हो तो। नो कॉपी हमने किया था, कॉपी और नो कॉपी। तो बहरहाल इससे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आ जाता है। अच्छा जी, तो ये एक ज़रा ब्लू पेन दे दें ना, ये कुछ टॉपिक, ब्लू पेन ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इंडेक्स में नहीं है, लेकिन करवा दिए तो अब इंडेक्स में इसको शामिल कर लें। ब्रेक ले लें जी।